हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग सो वेल इन योर स्टडीज़। और आपकी एग्ज़ाम्स आई गेस ख़त्म हो चुकी होगी अब तक। इवन जो है आपकी 11th की ख़त्म हो गई होगी, राइट। 12th के हमारे क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके होंगे। सो एज आई सेड इन माई प्रायर वीडियोज़, मेरी आपको नोटिफिकेशंस भी आ चुकी थी कि हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर नीट एंड सीईटी सिलेबस, राइट। तो चलो नीट और सीईटी सिलेबस जैसे कि मैंने आपको बोला है स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम आज से कर रहे हैं हमारा नीट और सीईटी सिलेबस। द फर्स्ट चैप्टर विच वी आर स्टार्टिंग टुडे इज सेल। जो पहला चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विल बी सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। एज द नेम सजेस्ट, कैन यू टेल मी व्हाट इज सेल। अब ये चीज़ तो है आपने पढ़ी भी होगी। यू ऑल नो दैट सेल क्या होता है, यू ऑल नो ऑल द थिंग्स ऑफ सेल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल एंड व्हाट आर द थिंग्स ऑफ सेल। सो आप मुझे बता सकते हो कि सेल क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल एंड व्हाई वी आर सेइंग दैट सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाई वी आर सेइंग दिस। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो भाई कि सेल क्या होता है। चलो, ऐसा ही सेल। अब मुझे बताओ सेल जो है ये क्या है। सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेल क्या होता है, जिससे पूरी बॉडी बन रही है। लाइक अगर मैं बोल रही हूँ, जैसे अभी ये मेरे हाथ में पेन है, पेन को भी तो सेल चाहिए, बैटरी चाहिए टू वर्क। तो वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म को सेल की रिक्वायरमेंट होगी टू प्रॉपर फंक्शन। तो सेल इज व्हाट, द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरी तरीके से काम किस बेसिस पे करता है, सिर्फ और सिर्फ सेल के बेसिस पे। नाउ ऑर्गेनिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो दे कैन बी यूनिसेलुलर, दे कैन बी मल्टी सेलुलर। तो ये ऑर्गेनिज्म हर टाइप के भी हो सकते हैं। ऐसा तो ज़रूरी है नहीं ना कि सिर्फ हम ही जो है सेल के बेसिस पे काम कर रहे हैं। नहीं, एक छोटी से छोटी ऑर्गेनिज्म भी सेल के बेसिस पे काम करती है। अब छोटी ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो मैं किसकी बात करूँगी, चलो जल्दी बता दो। अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो वन एग्जाम्पल कैन बी अमीबा। मैं अमीबा की भी बात कर सकती हूँ। तो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, मल्टी सेलुलर में हम किसकी बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट एनिमल, वी कैन टॉक अबाउट प्लांट। तो चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे अमीबा हो, चाहे बैक्टीरिया हो, each and every organism is made up of a cell. So if we are talking about the definition, so what will be the definition of a cell? Now you all know this, correct? Definition क्या है ये तो आप सबको पता होगा कि सेल की definition क्या है। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बता दो what is definition of cell। ये आप मुझे बताने वाली। दिस यू आर गोइंग टू टेल मी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस सेल, व्हाई इट इज रिटन द सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ। दिस ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू कंप्लीटली टेल मी, ओके, करेक्ट। सो एज दिस इज द चैप्टर, दिस इज योर चैप्टर नंबर 1 फॉर आवर सिलेबस। अब आपके बुक में चैप्टर नंबर क्या है ये आप पता करने वाले हो। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ये जो चैप्टर है दिस इज कम्प्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी। नाउ एनसीईआरटी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, यू ऑल नो व्हाट इज एनसीईआरटी। तो दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी एंड दिस स्लाइड इज ऑल्सो कम्प्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर। हम जो है चैप्टर को साइमल्टेनियसली एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के साथ में पढ़ते जाएंगे। सो होल चैप्टर आपका इस बेसिस पे ही होगा कि जहाँ पे हम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को रीड भी कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं एंड ऑल अदर थिंग्स आर डन ओवर हियर। सो व्हाट यू हैव टू टेल मी इन दिस, व्हाट वी कैन से, कमेंट सेक्शन। यू हैव टू टेल मी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेल, ओके। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। तो एज मैंने आपको क्या बोला कि हम एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहली चीज़ होगी आपकी सेल। नाउ व्हाट इज सेल। तो सेल जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, सेल इज द डेफिनेशन। सेल का डेफिनेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। वी कैन सी सेल इन एवरी ऑर्गेनिज्म, वेदर इट कैन बी यूनिसेलुलर, वेदर इट कैन बी मल्टीसेलुलर। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म विल हैव सेल। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सेल। वी ऑल सी दैट सेल जो है हमारी बॉडी में सेल प्रेजेंट होते हैं, बट ये सेल का रोल क्या होता है, ये काम क्या करते हैं। तो सेल जो है मिलियंस ऑफ सेल कम्स टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। फिर ये मिलियंस ऑफ टिश्यूज एक साथ आके क्या बनाते हैं, ऑर्गन।
ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से बनती है आपकी कंप्लीट बॉडी। करेक्ट, ये चीज़ें होती है ना। एम आई राइट ओवर हियर? यहाँ पे मैं सही बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बना रही है, कंप्लीट बॉडी बना रही है। और एक बॉडी बनने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है आपका सेल। सबसे पहले चाहिए सेल। अगर सेल है तो सेल विल कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। टिश्यू से बाद में बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनती है आपकी बॉडी, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये किसकी वजह से हो रही है, सेल की वजह से हो रही है। अब मैंने आपको क्या बोला कि सेल कैन बी यूनिसेलुलर, कैन बी मल्टी सेलुलर। इसका क्या मतलब हो सकता है? एज आई सेड ऑल्सो कि सेल जो है, अगर अमीबा का सेल, नाउ वी ऑल नो अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उसके पास में एक ही सेल। ना वो एक सेल पूरा उसकी कंप्लीट लाइफ को डिफाइन कर रहा है। अमीबा अपने एक सेल से अपनी पूरी लाइफ को कंप्लीट करता है। पूरी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो पूरी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए अमीबा को फूड एंगल्फ भी करना है, फूड को डाइजेस्ट भी करना है, फूड को एक्सक्रीट भी करना है। तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, एक ही सेल। सिंगल सेल अमीबा में ये सारी प्रॉपर्टीज़ को फेस करता है। एक सिंगल सेल अमीबा में ये सारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर रहा है, जहाँ पे वो फूड को एंगल्फ भी कर रहा है, फूड को डाइजेस्ट भी कर रहा है, फूड को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, फूड को एक्सक्रीट आउट भी कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये किस प्रॉपर्टी है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। वेदर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी सेलुलर में कौन आते हैं, वी कम्स अंडर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, वी हैव सेपरेट ऑर्गन सिस्टम, करेक्ट। फॉर ब्रीदिंग वी हैव रेस्पिरेशन, फॉर digesting we have digestive system, for reproduction we have reproductive system, for excreting we have the excretory system. So we have all that system, but ये सारी सिस्टम अमीबा के पास में नहीं है, ये सारे सिस्टम बैक्टीरियाज के पास में नहीं है। ये सब सिस्टम किसके पास में, ओनली एंड ओनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। क्या बताओगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में, चलो बताओ क्या आ सकता है मेरा क्वेश्चन आपके लिए। What will be my question for you for the comment section? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो few examples of both multicellular as well as unicellular। तो दोनों के आप मुझे कुछ एग्जाम्पल्स देने वाले हो, जहाँ पे आप मुझे बता रहे हो कि कौन सा एग्जाम्पल मल्टी सेलुलर का होगा, कौन सा एग्जाम्पल यूनिसेलुलर का होगा। तो दो चीज़ें आप मुझे बताने वाले हो, ओके ओके। चलो, सो मूविंग ऑन टू योर एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। तो एनसीईआरटी में देखो क्या दिया गया है। नाउ व्हेन यू लुक अराउंड, this is your first paragraph of your NCERT, which indicates that when you look around you will see both living and non-living things। आप लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हो। यहाँ पे जब आप सेल की बात कर रहे हो, यू आर नॉट टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट द थिंग्स, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डू नॉन लिविंग थिंग्स हैव सेल? क्या ये नॉन लिविंग थिंग के पास में सेल होता है? बताओ कमेंट में, तो मुझे कमेंट कर दो, डू नॉन लिविंग थिंग्स हैव सेल और नॉट, करेक्ट। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन एनवायरमेंट, तो एक एनवायरमेंट में लिविंग्स भी होंगे, नॉन लिविंग भी होंगे। दिस इज नॉन लिविंग एंड आई एम लिविंग, करेक्ट। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग का एक कॉम्बिनेशन होता है। यू मस्ट हैव वंडर एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, or what is that inanimate thing that does not have which living thing has। तो डिफरेंस क्या होता है जब भी हम देखते हैं कोई भी लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग को, तो हम ये सोचते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग थिंग। नाउ आंसर क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच इज कॉल्ड एज अ सेल इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ तो आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, जो मैंने आपको ऊपर बोला, करेक्ट। कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ही यूनिक प्रॉपर्टी होगी, और वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, आपकी सेल। नॉन लिविंग थिंग के पास में सेल नहीं है, ओनली एंड ओनली लिविंग थिंग के पास में सेल होगा। ये सेल जो है ये क्या करता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो जो भी फंक्शन मेरी बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं वो किसकी हेल्प से हो रहे हैं, सेल की हेल्प से हो रहे हैं। नॉन लिविंग थिंग डज नॉट हैव सेल, उनके पास में कोई सेल नहीं है, उनका कोई भी फंक्शन जो है वो सेल के बेसिस पे नहीं चलता है। नेक्स्ट क्या है, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स।
Some are composed of single cell, which are called as a unicellular, while others are composed of many cells, which are called as a multicellular organism. As I said earlier also, cells can be unicellular, can be multicellular. तो हमने पिछली साइड में क्या देखा? तो what we had seen till now, तो till now we had studied about cell. Cell is only and only present in living organism. It is not present in non-living organism. This cell can be of two types. When I am talking about two types, so it can be unicellular. It can be multicellular. अब मेरे बच्चों, अगर मैं आपको बोल रही हूँ यूनिसेलुलर, अगर मैं आपको बोल रही हूँ मल्टीसेलुलर, तो ये जो सेल है इसके एग्जाम्पल तो आप दे रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में, करेक्ट? इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, शुड आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन? तो इसके अलावा आप मुझे बताओगे व्हाट आर प्रोकैरियोट्स एंड व्हाट आर यूकैरियोट? ये अभी नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट राइट नाउ, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो. तो दिस विल बी योर होमवर्क फॉर यू कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर क्या होता है एंड मल्टीसेलुलर क्या होता है. तो ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो. और एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, जिसका पहला कमेंट होगा उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है गिफ्ट में. तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि व्हाट इज यूनिसेलुलर, व्हाट इज मल्टीसेलुलर, व्हाट आर प्रोकैरियोट एंड व्हाट आर यूकैरियोट. ओके, so now starting with the main thing, that is what is cell. Now जब भी हम सेल की बात कर रहे हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. तो जब आप सेल की बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सेल जो है इसके पास में एक प्रॉपर्टी होती है. वी हैव दैट प्रॉपर्टी दैट इज ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. सेल के पास में क्या प्रॉपर्टी है? तो सेल के पास में प्रॉपर्टी होगी ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? जब मैं आपको बोल रही हूँ कि सेल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वेदर इट कैन बी यूनिसेलुलर. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मीन्स व्हाट? द सेल विल सर्वाइव ऑन देयर ओन. सेल अपने सारे फंक्शन खुद ही करेगा. सेल डज नॉट रिक्वायर एनी वन एल्स टू कंप्लीट देयर फंक्शन. सो दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. जब हम बोल रहे हैं कि सेल इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, शोइंग एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट मीन्स दैट सेल इज गोइंग टू परफॉर्म ऑल द काइंड ऑफ फंक्शंस बाय देयर ओन. By their own, they will not require any other help from any other organism. So cell can be showing independent existence. परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म मतलब क्या? तो लाइफ के एसेंशियल परफॉर्म मतलब रेस्पिरेशन करना, रिप्रोडक्शन करना, डाइजेशन करना, एक्सक्रीशन करना. दिस ऑल आर दी फंक्शंस विच अ सेल कैन परफॉर्म. बिकॉज सेल अगर परफॉर्म कर रहा है तो सेल विल परफॉर्म द होल फंक्शंस ऑफ द बॉडी. तो बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होगा? ये सारी परफॉर्मेंस चाहिए होगी. तो सेल कैन परफॉर्म ऑल द थिंग्स. Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. What is the meaning of this line? तो इस लाइन का मीनिंग ये होगा कि सेल जो है ये कंप्लीट अगर नहीं, इनकम्प्लीट सेल कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ अ फंक्शन. तो जब भी सेल अगर इनकम्प्लीट है, इट विल नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ अ फंक्शन, इट विल नॉट शो इंडिपेंडेंट लिविंग. सेल को अगर इंडिपेंडेंट होना है तो सेल शुड बी कंप्लीट. Hence, cell is a fundamental structural and functional unit of living organism. तो सेल क्या है? तो ये देख सकते हो आप, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मैंने आपको एक हिंट दे दी है मेरे पहले वाले क्वेश्चन के लिए. तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे पहले वाले क्वेश्चन का ज़रूर आंसर देने वाले हो, राइट और नो? तो अगर आप प्रेजेंट हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या करोगे? यू विल like, you will share this video with your friends because नीट पढ़ना है ना बेटा, नीट सीट करनी है ना. तो नीट सीट करने के लिए एक ईजी वे लेके आई हूँ मैं आपके पास में. दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी पैसे नहीं ले रही हूँ मैं आपसे. फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको कंप्लीट सिलेबस दे रही हूँ. कंप्लीट सिलेबस, बायो का जो भी सिलेबस होगा कंप्लीट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा. मैं कोई आपसे चार्जेस नहीं ले रही हूँ, या हम कोई यूनिट स्किप नहीं करने वाले हैं. हम सारी यूनिट पढ़ने वाले हैं. तो सारी यूनिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं. तो फिर इतना तो आप कर ही सकते हो. यू कैन लाइक, यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. आप उस पर कमेंट कर सकते हो. इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ अ चेंजेस, आप वो भी कमेंट कर दो. आई विल डू द चेंजेस श्योर. ठीक है. नाउ
जो बात आती है वो है आपके सेल की डिस्कवरी की। किसकी बात करेंगे हम? डिस्कवरी की। तो सेल की डिस्कवरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्कवरी की जब हम बात करते हैं तो मुझे बताओ सेल को डिस्कवर किसने किया था? बिकॉज किसी भी चीज़ की पहले डिस्कवरी तो होनी चाहिए ना। विदाउट डिस्कवरी देयर विल बी नो परफॉर्मेंसेस। सेल अगर आया ही नहीं है, सेल को किसी ने डिस्कवर किया ही नहीं है, तो हमें कैसे पता है कि सेल है? तो डिस्कवरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्कवरी कैसे पता चलेगी? तो डिस्कवरी वॉज फर्स्ट गिवन बाय ल्यूवेनहॉक। पहले डिस्कवरी किसने दी थी? ल्यूवेनहॉक ने दी थी। तो फर्स्ट डिस्कवरी वॉज गिवन बाय ल्यूवेनहॉक, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड लाइव सेल। उन्होंने क्या किया था? जो आपके ल्यूवेनहॉक थे ना, ल्यूवेनहॉक ने डिस्क्राइब किया था लाइव सेल। लाइव सेल मतलब क्या? जिंदा सेल। तो ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? ल्यूवेनहॉक ने जो है डिस्क्राइब किए थे आपके लाइव सेल। इसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्वेंशन और रॉबर्ट ब्राउन। ल्यूवेनहॉक के बाद में कौन आए? रॉबर्ट ब्राउन। लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन ने किसको डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को। तो लाइव सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक एंड रॉबर्ट ब्राउन हैज डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अब ये जो ल्यूवेनहॉक थे ना, उन्होंने किस में सेल देखा था? ये आपने पढ़ लिया है इन योर 11th स्टैंडर्ड। ल्यूवेनहॉक ने जो है सेल किस में देखा था? कॉक्सेल। उन्होंने कहाँ पे सेल देखे थे? कॉक्सेल में। कॉक्सेल क्या है? तो कॉक्सेल इज अनियन शेल। अनियन का जो आउटर पार्ट होता है दैट इज योर कॉक्सेल। तो उन्होंने जो है ये सेल को जब देखा था तो उन्होंने देखा कि ये सेल जो है ये कुछ हनी बी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कुछ हनी बी जैसे जो है स्ट्रक्चर शो करते हैं। हनी बी का जो कोम्ब होता है, हनी बी कोम्ब जैसा जो स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा रिजेंबल करते हैं ये सेल। तो उन्होंने क्या बोला कि ल्यूवेनहॉक ने जो है लाइव सेल देखा था विच वॉज कॉक्सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे देखा था। तो दो साइंटिस्ट आपको यहाँ मिल गए। Invention of the microscope and improvement leading to the electron microscope revealed all the structural detail of the cell. अब ये जो माइक्रोस्कोप है, ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? हु हैड इन्वेंटेड दिस माइक्रोस्कोप? ये आप मुझे कमेंट में बताने वाले हो कि इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप जो है, सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया था? ये आप मुझे बता दोगे? ओके फाइन। तो इसके बाद में डिस्कवरी तो हो गई। डिस्कवरी के बाद में आती है थ्योरी। वी ऑल नो नाउ सेल। We know cell, what is cell, we know how it is discovered, who has discovered. Now we will go for the structure or we will go for the theory. Theory means what? The cell जो है उनकी प्रॉपर्टी क्या है, किसने दी थी? So in theory in 1838, it was first started in 1838. There was a German botanist which was Schleiden. German botanist कौन थे? Schleiden. Examine large number of plant and observe that all the plant are composed of different kind of a cell which forms tissues of the plant. तो Schleiden ने क्या देखा? Schleiden ने जो है ये कौन थे? बोटनिस्ट थे। कौन थे ये? बोटनिस्ट थे। बोटनिस्ट क्यों बोले जाएंगे? बिकॉज उन्होंने सेल को कहाँ देखा? प्लांट में देखा। Schleiden ने सेल को कहाँ देखा? प्लांट में देखा। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडर स्क्वान। Schleiden के अलावा कौन थे आपके? स्क्वान। Schleiden ने देखा 1838 में, स्क्वान ने देखा है 1839 में। स्क्वान was zoologist. Swan was zoologist. Studied different type of animal cell and reported that cells has a thin outer layer which is today known as a plasma membrane. अब देखो, जब भी हम सेल थ्योरी की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेल थ्योरी, तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे देखनी है कि जब सेल थ्योरी की बात कर रहे हो तो दो साइंटिस्ट थे हमारे पास में। कौन से दो साइंटिस्ट थे? तो वन वॉज Schleiden and other was Schwann. Now when we are talking about Schleiden, Schleiden was botanist and Schwann was zoologist. तो Schleiden जो है ये कौन थे? ये बोटनिस्ट थे। इन्होंने सेल को कहाँ देखा? प्लांट में देखा। जबकि स्क्वान ने क्या किया? स्क्वान ने सेल्स को देखा एनिमल में। स्क्वान ने सेल्स को कहाँ देखा? एनिमल सेल्स। तो ये जो है ये थ्योरी थी जहाँ पे उन दोनों ने एक ही ईयर के डिफरेंस में देखा था। 1838 में आए थे आपके Schleiden एंड 1839 में आए थे आपके Schwann. In 1838 Schleiden, Matthias Schleiden was a botanist. He had studied about plant. Schwann was a zoologist. He had studied about the animal. तो उन्होंने animal cell में देखा था। He also concluded based on his studies on the plant tissue that the presence of cell is unique character of plant cell.
On the basis, Schwann proposed the hypothesis of the bodies of animal and plant composed of cell and product of the cell. तो स्क्लेडन ने सिर्फ और सिर्फ प्लांट के बारे में बताया, बट श्वान जो थे उन्होंने प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों के बारे में बताया. उन्होंने प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों के बारे में बताया, जबकि स्क्लेडन ने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताया था? तो स्क्लेडन ने सिर्फ और सिर्फ प्लांट के बारे में बताया था. तो यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज, बिकॉज MCQ कैसे आता है? तो MCQs में आपको आ जाएगा कि Schwann, Theodor Schwann has discovered cell in dash. ऑप्शन आ सकते हैं प्लांट एनिमल, प्लांट एंड एनिमल, या ओनली एनिमल, या हम बोल सकते हैं ऑल ऑफ दी अबाउट, नन ऑफ दी अबाउट. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? Schwann has discovered in both plant as well as animal. आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. You should not get confused in Scleden and Schwann. Scleden was only botanist. He has given theory only and only on the plant cell. But Schwann ने जो है plant as well as animal दोनों के बारे में बताया था. Correct? Okay. Scleden and Schwann together formulated the cell theory. The theory, however, did not have any explanation. बेटा, I'll just rough it because ये क्या होगा, आपको confusion हो जाएगा. We will just highlight the points over here. ये आपको PDF जो है आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है PDF को देख सकते हो. तो Schwann was British zoologist. What you have to remember is Schwann has given both plant as well as animal. तो Schwann की थ्योरी जो है ये दोनों चीज़ें बताती है, प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में. Schwann ने क्या बोला था? देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ. One more thing which we had not seen is, okay, I'll show it over here. Schwann ने क्या बोला? Schwann की जो थ्योरी थी उन्होंने क्या बोला कि ये जो एनिमल सेल, ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर होती है. दिस इज लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये किसकी बात हो रही है? एनिमल की. जबकि प्लांट की जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? प्लांट की अगर हम कवरिंग की बात करेंगे तो प्लांट के ऊपर कवरिंग किसकी बनी होती है? दिस इज सेल ऑफ अ प्लांट एंड दिस विल बी सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट. ये किसकी बात है? प्लांट से. करेक्ट. सो दिस इज द डिफरेंस. एनिमल के पास में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल किसके पास में होता है? सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल किसके पास में होगा? प्लांट सेल के पास में होगा. तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, cell wall is absent in human beings or animal. Cell wall is not present in animal. It is only and only present in plants. So Scleden and Schwann together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain on how new cells were. तो Scleden और Schwann दोनों ने थ्योरी दी. एक ने क्या बोला कि प्लांट में होते हैं, एक ने बोला दोनों में होंगे. लेकिन ये सेल अराइज कहाँ से हो रही है? अगर मुझे पता है कि सेल है, लेकिन सेल आया कहाँ से? फ्रॉम वेयर? तो सेल जो है दिस विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. सेल कहाँ से आता है? तो सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग. प्री एग्जिस्टिंग मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बात अगर करूँ तो मैं कहाँ से आई? तो मेरे पेरेंट्स, माई पेरेंट्स फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स. करेक्ट. तो ये जो थियरी है ये क्या है? दिस इज प्री एग्जिस्टिंग. एंसेस्टर से ही हम न्यू जनरेशन आ रही है. तो वैसे ही हमारे सेल्स भी होते हैं. कोई भी एक सेल अगर है तो वो कहाँ से अराइज होगा? इट विल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली. एंड ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल की जो थियरी थी, इट वॉज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चोव इन द ईयर 1855. He explained that cells divide and new cells are formed from the pre-existing cell. तो सेल अगर डिवाइड हो रहे हैं तो नया सेल कहाँ से बनेगा? तो नया सेल आपका बन जाएगा प्री एग्जिस्टिंग सेल से. एंड ही यूज द टर्म ओमनी सेलुलर ई सेलुलर. ये याद होना चाहिए. The term was omnicellular e-cellular. He modified the hypothesis of Scleden and Schwann to give a cell theory a final shape. आज जो हमारे पास में थियरी है वो क्या है? ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ दी सेल. जितने भी हमारे पास में ऑर्गेनिज्म होंगे वो किसके बने हैं? सेल के बने हैं या सेल के प्रोडक्ट के बने हैं. ऑल दी सेल अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल? मतलब पिछला जो सेल था वहीं से आपका नया सेल बना. एक कंप्लीट सेल जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट आरबीसी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं आरबीसी की, तो आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है? व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी? तो इट इज ओनली एंड ओनली 120 days. आफ्टर 120 days दिस आरबीसी विल डाई एंड इट विल गिव राइज टू न्यू सेल. तो ये आरबीसी मर जाएगा लेकिन दूसरे आरबीसी स्टोर हो जाएंगे ना. अदरवाइज हमारी बॉडी में आरबीसी नहीं रहेगा. तो दिस
दिस इज द थियरी जहाँ पे एक सेल जो है वो क्या हो रहा है, वो अराइज हो रहा है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। टिल हियर इट इज ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, करेक्ट? तो वट एवर आई हैड taught you today, you just have to revise, you just have to go through your NCERT। ये PDF जो है आपको चैप्टर के एंड में मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा। चैप्टर के एंड में मैं आपके साथ में टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दूंगी। जो भी क्वेश्चंस आज हमने देखे हैं, जो भी क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, okay? And I will surely see your comments, and whatever, if you have any kind of a doubt, you can message me in the comment section as well as you can message me on Telegram। दोनों जगह पे आप कहीं पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, you can message me on Telegram as well as you can comment it on YouTube also। So I hope till here each and everything is clear. Today we will wind up with this thing, and from next video, that is will be tomorrow, we will start with our 8.3, which is an overview of cell। I hope each and everything is clear। If you have any kind of a doubt, तो comment section में बता दो, okay? So see you in the next lecture। Thank you।